चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा के प्रखर चिंतन से जन्मा हिंदी का बहुआयामी उपन्यास चित्रलेखा। हिंदी के माथे की गौरव बिंदी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा कि चित्रलेखा ने बीजगुप्त के आग्रह को आज्ञा मानकर नाचना आरंभ कर दिया था। आर्य श्रेष्ठ का भवन चित्रलेखा के घुंघरों की झंकार से गूंज रहा था। आइए नृत्य के इसी सुरीले आनंद के साथ आरंभ करें आज का पठन। सब लोग चित्रलेखा की प्रशंसा कर रहे थे और चित्रलेखा अपना कौशल दिखा रही थी। इसी समय प्रहरी ने योगी कुमारगिरी और उनके शिष्य के आगमन की सूचना दी। मृत्युंजय ने वीणा रख दी। वे कुमारगिरी का स्वागत करने बाहर गए। मृत्युंजय के वीणा रखने के साथ ही चित्रलेखा का नृत्य बंद हो गया। मृत्युंजय कुमारगिरी को भीतर ले आए। कुमारगिरी के साथ विशाल देव भी था। कुमारगिरी के सामने सब लोग खड़े हो गए। उसी समय चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, मैं अब जाऊंगी, बहुत अपमान हो चुका मेरा। वो कैसे? मेरी दृष्टि में कला का सर्वोच्च स्थान है। जो मनुष्य कला का अपमान करता है वो मनुष्य नहीं है, पशु है। मृत्युंजय को कुमारगिरी का स्वागत करने के लिए नृत्य को बंद करा देना मेरा अपमान नहीं है तो क्या है? जैसी तुम्हारी इच्छा। सामंत मृत्युंजय, मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। मृत्युंजय के उत्तर देने के पहले ही कुमारगिरी ने उत्तर दिया, क्या मेरी उपस्थिति तुम्हें अरुचिकर है नर्तकी? नहीं योगी, तुम्हारी उपस्थिति संसार में किसी को अरुचिकर नहीं हो सकती, इतना विश्वास रखो। मेरे यहाँ से जाने का दूसरा कारण है। पर तुमने जाने का अवसर उचित नहीं चुना। तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। मृत्युंजय ने वीणा फिर उठाई, पर चित्रलेखा ने नृत्य आरंभ करने से इनकार कर दिया। इस बार यशोधरा ने आगे बढ़कर चित्रलेखा से कहा, बहन, तुम्हारी बात मैंने नहीं टाली थी। इस बार मेरा अनुरोध है कि तुम नृत्य करो, और मेरा अनुरोध तुम ना टालोगी इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। चित्रलेखा ने यशोधरा का अनुरोध वास्तव में न टाला। उसने नृत्य आरंभ कर दिया। योगी कुमारगिरी ने यशोधरा की ओर देखा और थोड़ी देर तक वे एकटक यशोधरा की ओर देखते रहे। योगी ने चित्रलेखा और यशोधरा की तुलना आरंभ कर दी। दोनों ही उच्च कोटि की सुंदरियां थीं, पर एक में मादकता प्रधान थी और दूसरी में शांति। चित्रलेखा की मादकता भयानक थी, उसका नृत्य उसकी सजीवता की प्रतिमूर्ति, पर साथ ही यशोधरा की शांति अथाह सिंधु की भांति थी, जिसमें पढ़कर मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। चित्रलेखा जीवन की हलचल थी, यशोधरा मृत्यु की शांति। कुमारगिरी को अनुभव हुआ मानो वो संसार की ओर आकर्षित हो रहा है। अनुराग की सजीवता विराग की अकर्मण्यता पर विजय पा रही है। नृत्य समाप्त हुआ। मृत्युंजय ने दासी से पूछा, दासी, भोजन में कितना विलंब है? भोजन तैयार है, केवल आज्ञा की देर है। आमंत्रित अतिथि
भोजन गृह में जाकर बैठ गए। दासियों ने भोजन परसना आरंभ किया। बीजगुप्त के पास यशोधरा बैठी। चित्रलेखा यशोधरा के पास थी और उसी के पास श्वेतांक। भोजन आरंभ हुआ और पास बैठे हुए अतिथियों में वार्तालाप। यशोधरा पहले कभी बीजगुप्त से न बोली थी। बीजगुप्त ने कहा, देवी, आज पहली बार हमारा पूरा परिचय हुआ है और इस परिचय पर मैं अपने को बधाई देता हूं। मेरा परिचय कोई महत्व की बात नहीं है। भगवान करे ये परिचय घनिष्ठता में परिणित हो और घनिष्ठता जीवन के पवित्र बंधन में। यशोधरा ने कृतज्ञता भरे नेत्रों से चित्रलेखा की ओर देखा। बीजगुप्त ने कौतूहल से, पर श्वेतांक एकटक यशोधरा की ओर देख रहा था। एकाएक यशोधरा की आंखें श्वेतांक से मिल गईं। इस समय तक यशोधरा ने श्वेतांक को न देखा था। अपने भवन में आमंत्रित प्रत्येक व्यक्ति को वो पहचानती थी। श्वेतांक केवल ऐसा व्यक्ति था जिसको वो नहीं जानती थी। यशोधरा ने बीजगुप्त से पूछा, ये नवयुवक कौन है? मेरा सेवक और साथ ही मेरा छोटा भाई। सेवक और छोटा भाई? ये कैसे? यह इस प्रकार कि इस व्यक्ति का नाम श्वेतांक है। यह भी क्षत्रिय नवयुवक है और उच्च कुल का है, पर अभी तक ब्रह्मचारी है और अपने गुरु के साथ रह रहा है। गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ दिया है। मेरे द्वारा यह नवयुवक समाज में पदार्पण कर रहा है। पाप का पता लगाने के लिए इनके गुरु ने इनको आपके पास भेजा है? क्या वास्तव में आपका स्थान अथवा आपके व्यक्तित्व से संपर्क पाप का पता लगाने का उपयुक्त स्थान है? बीजगुप्त मन ही मन हंसा। कितनी भोली बालिका थी और कितनी भ्रम में थी। पापी से पापी मनुष्य नहीं कह सकता कि वो पापी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को अच्छा समझता है। अपने को ठीक तरह से समझना उसके लिए असंभव है। यदि श्वेतांक इस निर्णय पर पहुंचे कि मैं पापी हूं, तो मैं वास्तव में पापी हूं। यशोधरा के उर में एक ठेस सी लगी। जिस व्यक्ति के प्रणय बंधन की कल्पना से उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा था, वही व्यक्ति एक बहुत बड़े आचार्य द्वारा पाप का पता लगाने का उपयुक्त साधन माना गया था। उसने श्वेतांक की ओर देखा। कितना भोला और सुंदर नवयुवक था। और बीजगुप्त अनावश्यक अतिथियों के चले जाने के बाद नाटक के प्रधान अभिनेता ही रह गए। योगी कुमार गिरी, विशाल देव, चित्रलेखा, बीजगुप्त और श्वेतांक, केवल इन्हीं व्यक्तियों को मृत्युंजय ने रोक लिया था। थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद मृत्युंजय ने बीजगुप्त का हाथ पकड़ा। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, सामंत बीजगुप्त, इस उत्सव में एक बड़ा रहस्य छिपा था और उस रहस्य से तुम्हारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है और मुझे पूर्ण आशा है कि वृद्ध मृत्युंजय की बात अस्वीकृत नहीं होगी। देव, स्वीकार करना अथवा न करना प्रस्ताव की उपयुक्तता और परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर होता है। आपका प्रस्ताव जैसा होगा उसके अनुसार मेरा उत्तर भी होगा। बीजगुप्त, तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं हुआ? शास्त्रानुसार तो नहीं। तो क्या शास्त्र के बिना भी विवाह हो सकते हैं?
स्त्री और पुरुष के चिरस्थायी संबंध को ही तो विवाह कहते हैं। पर विवाह शब्द समाज द्वारा निर्मित है। शास्त्र स्त्री और पुरुष के संबंध को पवित्र बनाकर समाज में मान्य करा देता है। बीजगुप्त, तुम अर्ध सत्य की शरण ले रहे हो। योगीराज, सत्य आधा नहीं होता, वो पूर्ण होता है। पर यह तर्क वितर्क का समय नहीं है, इसलिए इस समय उत्तर देना अनुचित होगा। आर्य मृत्युंजय, मैंने कहा था कि मेरा विवाह शास्त्रानुसार नहीं हुआ है। इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा। लोक की दृष्टि में मैं अविवाहित हूं, पर मैं वास्तव में विवाहित हूं। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पाणी ग्रहण मैंने शास्त्रानुसार नहीं किया है और समाज के नियमों के अनुसार कर भी नहीं सकता हूं, फिर भी मेरा और चित्रलेखा का संबंध पति और पत्नी का सा है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूं और ऐसी स्थिति में मेरा विवाह करना असंभव है। बीजगुप्त ने जो कहा हृदय की पूरी सच्चाई से कहा। उसके कथन में कोई संकोच या छल रंच मात्र भी नहीं था। किंतु योगी कुमारगिरि के विचार भी क्या ऐसे ही निश्चल कहे जा सकते हैं? और चित्रलेखा क्या सोच रही थी? आज की कड़ी में जिन पात्रों को हमने पढ़ा वे थे चित्रलेखा, बीजगुप्त, यशोधरा, मृत्युंजय और योगी कुमारगिरि। इन पात्रों को अपने स्वर के परिधान से आभूषित करने वाले कलाकार थे ऋषि दुग्गल, कमल शर्मा, सुलक्षणा खत्री, विनोद शर्मा और सुधीर पांडे। सूत्रधार थे हरीश भिमाणी। इस प्रसारण के सहायक राजेश मलिक और इस रेडियो पठन की परिकल्पना श्रोताओं तक पहुंचाने वाले विजय लक्ष्मी छाबड़ा और लोकेंद्र शर्मा। अब बीनू कलसी को विदा कीजिए। नमस्कार।